चैप्टर 9 विजेताओं का चयन। इस अनुभाग में हम चर्चा करेंगे कि बढ़त का फायदा कैसे उठाया जाए, सबसे आशाजनक निवेश कैसे खोजा जाए, आपके पास क्या है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए और स्टॉक की 6 अलग-अलग श्रेणियों में से प्रत्येक में आप क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक आदर्श कंपनी की विशेषताएं। कंपनियों की विशेषताएं जिनसे हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। किसी स्टॉक की अंतिम सफलता या विफलता के लिए कमाई का महत्व। किसी स्टॉक पर शोध करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। किसी कंपनी की प्रगति की निगरानी कैसे करें, तथ्य कैसे प्राप्त करें और कैसे नकदी, ऋण, मूल्य, कमाई अनुपात, लाभ मार्जिन, बुक वैल्यू, लाभांश आदि जैसे महत्वपूर्ण बेंचमार्क का मूल्यांकन करना। टेनबैगर का पीछा करना। टेनबैगर की तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है घर के नजदीक, यदि पिछवाड़े में नहीं तो नीचे शॉपिंग मॉल में, और विशेषकर जहां भी आप काम करते हो। पहले से ही उल्लिखित अधिकांश टेनबैगर्स डंकिन डोनट्स, द लिमिटेड, सुबारू, ड्रेफस, मैकडॉनल्ड्स, टैम ब्रांड्स और पेप बॉयज के साथ देश भर में सैकड़ों स्थानों पर सफलता के पहले घूंट स्पष्ट थे। न्यू इंग्लैंड में फायरमैन, मध्य ओहियो में ग्राहक, जहां केंटुकी फ्राइड चिकन पहली बार खुला, पिकेन सेव में भीड़, सभी को यह कहने का मौका मिला, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, मुझे स्टॉक के बारे में आश्चर्य है। वॉल स्ट्रीट को इसका मूल सुराग मिलने से बहुत पहले औसत व्यक्ति को वर्ष में 2 या 3 बार संभावित संभावना का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी इससे भी अधिक। पेप बॉयज के अधिकारी, पेप बॉयज के क्लर्क, वकील और अकाउंटेंट, पेप बॉयज के आपूर्तिकर्ता, विज्ञापन देने वाली कंपनी, साइन पेंटर, नए स्टोर के लिए भवन निर्माण ठेकेदार और यहां तक कि फर्श धोने वाले सभी लोगों ने पेप बॉयज को देखा होगा। सफलता। हजारों संभावित निवेशकों को यह टिप मिली और इसमें सैकड़ों हजारों ग्राहकों की गिनती भी नहीं की गई। उसी समय कंपनी के लिए बीमा खरीदने वाले पेप बॉयज कर्मचारी ने देखा होगा कि बीमा की कीमतें बढ़ रही थी, जो एक अच्छा संकेत है कि बीमा उद्योग में बदलाव आने वाला है और इसलिए शायद वह इसमें निवेश करने पर विचार करेगा। बीमा आपूर्तिकर्ता, या शायद पेप बॉयज बिल्डिंग ठेकेदारों ने देखा कि सीमेंट की कीमतें मजबूत हो गई है, जो सीमेंट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सभी खुदरा और थोक श्रृंखलाओं में जो लोग चीजें बनाते हैं, चीजें बेचते हैं, चीजों को साफ करते हैं या चीजों का विश्लेषण करते हैं, उन्हें स्टॉक चुनने के कई अवसरों का सामना करना पड़ता है। मेरे अपने व्यवसाय में म्यूचुअल फंड उद्योग सेल्समैन, क्लर्क, सचिव, विश्लेषक, अकाउंटेंट, टेलीफोन ऑपरेटर और कंप्यूटर इंस्टॉलर सभी ने 1980 के दशक की शुरुआत के महान उछाल को शायद ही नजरअंदाज किया होगा, जिसने म्यूचुअल फंड शेयरों को उछाल दिया था। उस कंपनी में बढ़ती समृद्धि या तेल की कीमतों में बदलाव को महसूस करने के लिए आपको एक्सॉन में उपाध्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। आप एक राउस्टबाउट, एक भूविज्ञानी, एक ड्रिलर, एक आपूर्तिकर्ता, एक गैस स्टेशन के मालिक, एक ग्रीस मालिक हो सकते हैं। बंदर या गैस पंप पर एक ग्राहक भी। आपको यह जानने के लिए कोडक के मुख्य कार्यालय में काम करने की जरूरत नहीं है कि जापान से सस्ते, उपयोग में आसान, उच्च गुणवत्ता वाले 35 मिमी कैमरे की नई पीढ़ी फोटो उद्योग को पुनर्जीवित कर रही है और फिल्म की बिक्री बढ़ रही है। आप फिल्म विक्रेता, कैमरा स्टोर के मालिक या कैमरा स्टोर में क्लर्क हो सकते हैं। आप स्थानीय विवाह फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, जिसने नोटिस किया हो कि 5 या 6 रिश्तेदार शादियों में अनौपचारिक तस्वीरें ले रहे हैं और आपके लिए अच्छे शॉट लेना कठिन हो रहा है। आपको यह जानने के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग होने की जरूरत नहीं है कि कुछ नए ब्लॉकबस्टर या ब्लॉकबस्टर की श्रृंखला पैरामाउंट या ओरियन पिक्चर्स की कमाई को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली है। आप एक अभिनेता, एक अतिरिक्त, एक निर्देशक, एक स्टंटमैन, एक वकील, एक गफ्फर, मेकअप व्यक्ति या एक स्थानीय सिनेमा में प्रवेशकर्ता हो सकते हैं, जहां लगातार 6 सप्ताह तक केवल खड़े रहने वाले कमरे की भीड़ आपको जांच करने के लिए प्रेरित करती है। ओरियन के स्टॉक में निवेश के फायदे और नुकसान। हो सकता है कि आप एक शिक्षक हो और स्कूल बोर्ड एक नए उपकरण का परीक्षण करने के लिए आपके स्कूल को चुनता है, जो उपस्थिति लेता है,
जिससे शिक्षकों को सिर गिनने में बर्बाद होने वाले हजारों घंटे की बचत होती है। यह उपकरण कौन बनाता है? यह पहला प्रश्न है जो मैं पूछूंगा। स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग के बारे में क्या ख्याल है, जो 1,80,000 छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए प्रति सप्ताह 9 मिलियन वेतन चेक संसाधित करता है? यह सर्वकालिक महान अवसरों में से एक रहा है। कंपनी 1961 में सार्वजनिक हुई और बिना किसी चूक के हर साल कमाई में वृद्धि हुई। इसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक कमाना था, और वह 1982 से 83 की मंदी के दौरान था, जब कई कंपनियों ने घाटे की सूचना दी थी। स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग ऐसा लगता है जैसे मैं एक हाईटेक उद्यम से बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन वास्तव में यह एक कंप्यूटर कंपनी नहीं है। यह वेतन चेक संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, और प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता उच्च तकनीक के सबसे बड़े लाभार्थी है। चूंकि प्रतिस्पर्धा से कंप्यूटर की कीमत कम हो जाती है, स्वचालित डेटा जैसी फर्म सस्ते उपकरण खरीद सकती है, इसलिए इसकी लागत लगातार कम हो जाती है। इससे केवल मुनाफा बढ़ता है। धूमधाम के बिना यह सांसारिक उद्यम जो 6 सेंट प्रति शेयर विभाजन के लिए समायोजित पर सार्वजनिक हुआ था, अब $40 में बिकता है। 600 बैगर दीर्घकालिक। अक्टूबर की गिरावट से पहले यह $54 तक पहुंच गया था। कंपनी के पास कर्ज से दोगुनी नकदी है और इसमें मंदी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। 1,80,000 ग्राहक फर्मों के अधिकारी और कर्मचारी निश्चित रूप से स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग की सफलता के बारे में जानते होंगे, और चूंकि स्वचालित डेटा के कई सबसे बड़े और सबसे अच्छे ग्राहक प्रमुख ब्रोकरेज हाउस हैं, इसलिए वॉल स्ट्रीट के आधे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अक्सर हम जीतने वाले स्टॉक को चुनने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि पूरे समय एक जीतने वाला स्टॉक हमें चुनने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। अल्सर में 10 बैगर। क्या आप अपने जीवन में ऐसे किसी अवसर के बारे में नहीं सोच सकते? यदि आप सेवानिवृत्त हैं, निकटतम ट्रैफिक लाइट से 10 मील दूर रहते हैं, अपना भोजन खुद उगाते हैं, और आपके पास टेलीविजन सेट नहीं है, तो क्या होगा? खैर, हो सकता है कि एक दिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। ग्रामीण अस्तित्व ने आपको अल्सर दिया है, जो स्मिथक्लाइन बेकमैन का आदर्श परिचय है। सैकड़ों डॉक्टरों, हजारों मरीजों और मरीजों के लाखों दोस्तों और रिश्तेदारों ने अद्भुत दवा टैगामेट के बारे में सुना, जो 1976 में बाजार में आई थी। गोलियां देने वाले फार्मासिस्ट और डिलीवरी बॉय जिसने उन्हें वितरित करने में अपना आधा कार्यदिवस बिताया, ने भी ऐसा ही किया। टैगामेट पीड़ितों के लिए एक वरदान था और निवेशकों के लिए एक वरदान था। मरीजों के लिए एक बेहतरीन दवा वह होती है जो बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर देती है, लेकिन एक बेहतरीन निवेशक की दवा वह होती है जिसे मरीज को खरीदते रहना पड़ता है। टैगामेट बाद वाले में से एक था। इसने अल्सर से होने वाली पीड़ा से शानदार राहत प्रदान की, और प्रत्यक्ष लाभार्थियों को इसे बार बार लेना पड़ा, जिससे अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में से टैगामेट के निर्माता स्मिथक्लाइन बेकमैन के शेयरधारक बाहर हो गए। बड़े पैमाने पर टैगामेट को धन्यवाद। स्टॉक 1977 में 7 शेयर से बढ़कर 1987 के उच्चतम स्तर पर $72 प्रति शेयर हो गया। इन उपयोगकर्ताओं और प्रिस्क्राइबर्स को वॉल स्ट्रीट प्रतिभा पर बड़ी बढ़त हासिल थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऑक्सीमोरोन स्वयं अल्सर से पीड़ित थे। यह एक चिंताजनक व्यवसाय है, लेकिन स्मिथक्लाइन को उनकी खरीद सूची में शामिल नहीं किया गया होगा, क्योंकि स्टॉक में तेजी शुरू होने में 1 साल लग गया था। दवा की परीक्षण अवधि 1974 से 76 के दौरान कीमत लगभग $4 से बढ़कर $7 हो गई, और जब सरकार ने 1977 में टैगामेट को मंजूरी दी तो स्टॉक $11 में बिका। वहां से यह $72 तक पहुंच गया। चार्ट देखें। फिर यदि आप टैगामेट से चूक गए तो आपके पास ग्लैक्सो और अल्सर के लिए इसकी अपनी अद्भुत दवा ज़ेंटैक के साथ दूसरा मौका था। 80 के दशक की शुरुआत में ज़ेंटैक का परीक्षण किया गया और 1983 में इसे अमेरिकी मंजूरी मिल गई। ज़ेंटैक को टैगामेट की तरह ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह ग्लैक्सो के लिए भी उतना ही लाभदायक था।
1983 के मध्य में ग्लैक्सो का स्टॉक $7.50 में बिका और 1987 में $30 तक पहुंच गया। क्या टैगामेट और ज़ैंटैक को दवा देने वाले डॉक्टरों ने स्मिथक्लाइन और ग्लैक्सो में शेयर खरीदे थे? किसी तरह मुझे संदेह है कि बहुतों ने ऐसा किया होगा। इसकी अधिक संभावना है कि डॉक्टरों का पूरा निवेश तेल शेयरों में था। शायद उन्होंने सुना होगा कि कैलिफोर्निया की यूनियन ऑयल एक अधिग्रहण उम्मीदवार थी। इस बीच यूनियन ऑयल के अधिकारी संभवतः दवा स्टॉक खरीद रहे थे, विशेष रूप से अमेरिकन सर्जरी सेंटर जैसे गर्म मुद्दे, जो 1982 में $18.50 में बेचे गए और 5 सेंट तक गिर गए। सामान्य तौर पर यदि आपने सभी डॉक्टरों का सर्वेक्षण किया, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि केवल एक छोटा प्रतिशत मेडिकल शेयरों में निवेश किया जाएगा और अधिक तेल में निवेश किया जाएगा। और यदि आपने जूता दुकान मालिकों से सर्वेक्षण किया, तो जूते की तुलना में एरोस्पेस में अधिक निवेश किया जाएगा, जबकि एरोस्पेस इंजीनियरों द्वारा जूता स्टॉक में निवेश करने की अधिक संभावना है। ऐसा क्यों है कि स्टॉक प्रमाणपत्र घास की तरह किसी और के चरागाह में हमेशा अधिक हरे होते हैं? मुझे यकीन नहीं है। शायद एक विजयी निवेश पहली बार में इतना असंभावित लगता है कि लोग सबसे अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि यह जितना संभव हो उतना दूर ग्रेट बियॉन्ड में कहीं होगा, जैसे कि हम सभी कल्पना करते हैं कि सही व्यवहार स्वर्ग में होता है, न कि पृथ्वी पर। इसलिए जो डॉक्टर नैतिक दवा व्यवसाय को अंदर से समझता है, वह एक तेलसेवा कंपनी शलम्बर्गर में निवेश करने में अधिक सहज है, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता है, जबकि शलम्बर्गर के प्रबंधकों के पास जॉनसन एंड जॉनसन या अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स का स्वामित्व होने की संभावना है। सच किसी कंपनी का स्टॉक बढ़ाने के लिए आपको उसके बारे में कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तेल विशेषज्ञ औसतन यह निर्णय लेने के लिए डॉक्टरों की तुलना में बेहतर स्थिति में होते हैं कि श्लम्बर्गर को कब खरीदना है या कब बेचना है, और दो डॉक्टर औसतन तेल विशेषज्ञों से बेहतर जानते हैं कि किसी सफल दवा में कब निवेश करना है। जिस व्यक्ति के पास बढ़त है, वह हमेशा बिना बढ़त वाले व्यक्ति से आगे निकलने की स्थिति में होता है, जो आखिरकार किसी दिए गए उद्योग में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। ऑयलमैन जो स्मिथक्लाइन में निवेश करता है क्योंकि उसके ब्रोकर का सुझाव है कि उसे यह एहसास नहीं होगा कि मरीजों ने टैगामेट को छोड़ दिया है और प्रतिद्वंद्वी अल्सर की दवा पर स्विच कर दिया है, जब तक कि स्टॉक 40% कम न हो जाए और बुरी खबर कीमत में पूरी तरह से छूट न मिल जाए। डिस्काउंटिंग प्रत्याशित आश्चर्यजनक विकास का दिखावा करने के लिए वॉल स्ट्रीट की एक व्यंजना है। दूसरी ओर ऑयलमैन तेल पैच में पुनरुद्धार के स्पष्ट संकेतों को देखने वाले शुरुआती लोगों में से एक होगा, एक पुनरुद्धार जो श्लम्बर्गर की अंतिम वापसी को प्रेरित करेगा। हालांकि जो लोग ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिनके बारे में वे अनभिज्ञ हैं, वे भाग्यशाली हो सकते हैं और बड़े पुरस्कारों का आनंद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे अनावश्यक बाधाओं के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ठीक उस मैराथन धावक की तरह जो बोबस्ले दौड़ में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने का फैसला करता है। दोहरा किनारा। यहाँ हम तेल कार्यकारी और उसके ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और पेप बॉयज में चेकआउट लाइन में ग्राहकों के ज्ञान के साथ उसे एक ही अध्याय में एक साथ जोड़ रहे हैं। निःसंदेह यह तर्क देना बेतुका है कि एक दूसरे के बराबर है। एक है किसी उद्योग के कामकाज के बारे में एक पेशेवर की समझ, दूसरा किसी पसंदीदा उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता। दोनों स्टॉक चुनने में उपयोगी है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। पेशेवर की धार विशेष रूप से यह जानने में सहायक होती है कि कब उन कंपनियों में शेयर नहीं खरीदने चाहिए जो कुछ समय से मौजूद हैं, विशेषकर तथाकथित चक्रीय उद्योगों में। यदि आप रासायनिक उद्योग में काम करते हैं, तो आप यह महसूस करने वाले पहले लोगों में से होंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की मांग बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है और अतिरिक्त सूची कम हो रही है। आप यह जानने की स्थिति में होंगे कि कोई नया प्रतिस्पर्धी बाजार में नहीं आया है और कोई नया संयंत्र निर्माणाधीन नहीं है
और एक को बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं। इन सब का मतलब उत्पाद बनाने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए अधिक मुनाफा है। या यदि आपके पास गुडियर टायर स्टोर है और 3 साल की सुस्त बिक्री के बाद अचानक आपको पता चलता है कि आप नए ऑर्डर नहीं रख सकते हैं, तो आपको बस एक मजबूत संकेत मिला है कि गुडियर बढ़ रहा है। आप पहले से ही जानते हैं कि गुडियर का नया उच्च प्रदर्शन वाला टायर सबसे अच्छा है। आप अपने ब्रोकर को फोन करते हैं और टायर कंपनी के बारे में नवीनतम पृष्ठभूमि की जानकारी मांगते हैं, बजाय इसके कि ब्रोकर आपको वांग लेबोरेटरीज के बारे में बताने के लिए कॉल करे। जब तक आप कंप्यूटर से संबंधित किसी नौकरी में काम नहीं करते, आपके लिए वैंग टिप का क्या फायदा? आप संभवतः क्या जान सकते हैं कि हजारों अन्य लोग बहुत कुछ बेहतर नहीं पता? यदि उत्तर नाड़ा है, तो आपको वांग में बढ़त नहीं मिली है। लेकिन अगर आप टायर बेचते हैं, टायर बनाते हैं या टायर वितरित करते हैं, तो आपको गुडियर में बढ़त मिलती है। विनिर्माण उद्योग की आपूर्ति लाइनों के साथ साथ जो लोग चीजें बनाते हैं और चीजें बेचते हैं, उन्हें स्टॉक चुनने के कई अवसरों का सामना करना पड़ता है। यह एक सेवा उद्योग, संपत्तिताहत बीमा व्यवसाय या यहाँ तक कि पुस्तक व्यवसाय भी हो सकता है, जहाँ आप बदलाव देख सकते हैं। किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता कमी और बहुतायत, कीमत में बदलाव और मांग में बदलाव को नोटिस करते हैं। ऑटो उद्योग में ऐसी जानकारी बहुत मूल्यवान नहीं है, क्योंकि कारों की बिक्री की रिपोर्ट हर 10 दिन में दी जाती है। वॉल स्ट्रीट कारों का दीवाना है, लेकिन अधिकांश अन्य प्रयासों में जमीनी स्तर के पर्यवेक्षक नियमित वित्तीय विश्लेषकों से 6 से 12 महीने पहले बदलाव देख सकते हैं। यह कमाई में सुधार की उम्मीद में एक अविश्वसनीय शुरुआत देता है और कमाई, जैसा कि आप देखेंगे, स्टॉक की कीमतें ऊंची कर देती है। यह जरूरी नहीं है कि बिक्री में कोई ऐसा बदलाव हो जो आपका ध्यान खींचे। ऐसा हो सकता है कि जिन कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, उनमें अविश्वसनीय छिपी हुई संपत्ति हो जो बैलेंस शीट पर दिखाई न दे। यदि आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो शायद आप जानते होंगे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर श्रृंखला के पास डाउनटाउन अटलांटा में 4 शहरी ब्लॉक हैं, जिनकी किताबें गृहयुद्ध से पहले की कीमतों पर उपलब्ध थी। यह निश्चित रूप से एक छिपी हुई संपत्ति है, और इसी तरह के अवसर सोना, तेल, टिम्बरलैंड और टीवी स्टेशनों में पाए जा सकते हैं। आप ऐसी स्थिति की तलाश में हैं जहां प्रति शेयर संपत्ति का मूल्य स्टॉक के प्रति शेयर मूल्य से अधिक हो। ऐसे आनंददायक उदाहरणों में आप वास्तव में बिना कुछ लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। मैंने इसे स्वयं कई बार किया है। स्टोरर कम्युनिकेशंस और उसके सहयोगियों के हजारों कर्मचारी, साथ ही केबल टीवी या नेटवर्क टीवी में काम करने वाले अनगिनत अन्य लोग यह पता लगा सकते थे कि स्टोरर की टीवी और केबल संपत्तियों का मूल्य $100 प्रति शेयर था, जबकि स्टॉक $30 में बिक रहा था। अधिकारियों को यह पता था, प्रोग्रामर को यह पता हो सकता था, कैमरामैन को यह पता हो सकता था, और यहाँ तक कि घर में केबल जोड़ने के लिए आने वाले लोग भी इसे जान सकते थे। उनमें से किसी को भी $30 या $35 या $40 या $50 पर स्टोरर खरीदना था और वॉल स्ट्रीट विशेषज्ञों द्वारा इसका पता लगाने की प्रतीक्षा करनी थी। निश्चित रूप से स्टोरर को 1985 के अंत में $93.50 प्रति शेयर पर निजी तौर पर ले लिया गया था, जो 1988 तक एक सस्ते दाम में बदल गया। मैं किताब के बाकी हिस्से के बारे में बता सकता हूं कि एक व्यवसाय में होने से औसत स्टॉक पिकर को क्या लाभ मिलता है। इसके शीर्ष पर उपभोक्ता की बढ़त है, जो नई और छोटी तेजी से बढ़ती कंपनियों से विजेताओं को चुनने में सहायक है, खासकर खुदरा व्यापार में। चाहे जो भी लागू हो, रोमांचक बात यह है कि आप वॉल स्ट्रीट के सामान्य चैनलों के बाहर अपना खुद का स्टॉक डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर सकते हैं, जहां आपको हमेशा देर से खबर मिलेगी। मेरी अद्भुत धार। वित्तीय सेवाओं और म्यूचुअल फंडों में उछाल के दौरान फिडेलिटी के कार्यालय में बैठकर वास्तव में आपसे अधिक लाभ किसको हो सकता था? यह मेरे लिए पेबल बीच की कमी को पूरा करने का मौका था।
शायद मुझे उस अविश्वसनीय संपत्ति के खेल के लिए माफ किया जा सकता है। गोल्फ और नौकायन मेरे ग्रीष्मकालीन शौक है, लेकिन म्यूचुअल फंड मेरा नियमित व्यवसाय है। मैं लगभग 2 दशकों से यहाँ काम करने आ रहा हूँ। मैं प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों के आधे अधिकारियों को जानता हूँ। मैं दैनिक उतार चढ़ाव पर नजर रखता हूँ और मैं वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों से महीनों पहले महत्वपूर्ण रुझान देख सकता हूँ। 1980 के दशक की शुरुआत के लाभों को भुनाने के लिए आप इससे अधिक रणनीतिक स्थिति में नहीं हो सकते थे। जो लोग प्रॉस्पेक्टस छापते हैं, उन्होंने इसे देखा होगा। वे म्यूचुअल फंड में सभी नए शेयरधारकों के साथ मुश्किल से ही तालमेल बिठा पाएंगे। बिक्री बल ने इसे तब देखा होगा जब वे अपने विन्नेबागोस में देश भर में घूमे और अरबों की नई संपत्ति के साथ लौटे। रखरखाव सेवाओं ने फेडरेटेड, फ्रैंकलिन, ड्रेफस और फिडेलिटी के कार्यालयों में विस्तार देखा होगा। जिन कंपनियों ने म्यूचुअल फंड बेचे, वे अपने इतिहास में पहले कभी इतनी समृद्ध नहीं हुई। अंधी दौड़ चालू थी। फिडेलिटी एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है, इसलिए आप यहां जल्दबाजी में निवेश नहीं कर सकते। लेकिन ड्रेफस के बारे में क्या? क्या आप ऐसा चार्ट देखना चाहते हैं जो रुकता नहीं है? 1977 में स्टॉक 40 सेंट प्रति शेयर पर बेचा गया, फिर 1986 में लगभग $40 प्रति शेयर, 9 वर्षों में 100 बैगर, और इसमें से अधिकांश एक घटिया शेयर बाजार के दौरान बेचा गया। फ्रैंकलिन 138 बैगर था और एटना द्वारा खरीदे जाने से पहले फेडरेटेड की कीमत 50 गुना बढ़ गई थी। मैं उन सभी में बिल्कुल शीर्ष पर था। मैं ड्रेफस कहानी, फ्रैंकलिन कहानी और फेडरेटेड कहानी को शुरू से अंत तक जानता था। सब कुछ सही था, कमाई बढ़ी थी, गति स्पष्ट थी। चार्ट देखें। इस सब से मैंने कितना कमाया? जिप्पो। मैंने किसी भी वित्तीय सेवा कंपनी का एक भी शेयर नहीं खरीदा, ड्रेफस नहीं, फेडरेटेड नहीं, फ्रैंकलिन नहीं। मैं पूरी डील से चूक गया और बहुत देर हो जाने तक इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि डॉक्टरों की तरह मैं भी कैलिफोर्निया के यूनियन ऑयल के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था। हर बार जब मैं ड्रेफस चार्ट को देखता हूँ, तो यह मुझे उस सलाह की याद दिलाता है जो मैं आपको हमेशा से देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन चीजों में निवेश करें जिनके बारे में आप जानते हैं। हम में से किसी को भी ऐसा अवसर दोबारा हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और मैंने भी ऐसा नहीं किया। 1987 के बाजार ब्रेक ने मुझे ड्रेफस के साथ एक और मौका दिया। देखें अध्याय 17। नीचे दी गई सूची उन कई टेनबैगर्स का आंशिक रिकॉर्ड है जिन्हें मैंने मैगलन को प्रबंधित करने की अवधि के दौरान या तो खरीदने की उपेक्षा की है या बहुत जल्द बेच दिया है। उनमें से कुछ के साथ मुझे लाभ का एक छोटा सा हिस्सा मिला, और अन्य के साथ मैं खराब समय और अस्पष्ट सोच के कारण पैसे खोने में कामयाब रहा। आप देखेंगे कि सूची केवल यहीं तक जाती है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं उन्हें लिखते लिखते थक गया था। यह एक अधूरा खाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने अवसर होंगे।